हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के क्रेश कोर्स का पार्ट 8 को देखेंगे। और इस पार्ट 8 में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो भी छात्र छात्राएं अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं ना, तो क्रेश कोर्स के माध्यम से आप अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक को देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर पे जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मछलियों में श्वसन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ट्रेकिया के द्वारा, या फिर फेफड़े के द्वारा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ शरीर की सतह से, या फिर कलम यानी कि गिल्स के द्वारा। तो दोस्तों, मछलियों में जो श्वसन अंग है ना, कलम यानी कि गिल्स के द्वारा मछली श्वसन करता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, तिलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है ना, ट्रेकिया होता है। और इसी प्रकार मनुष्य यानी कि हम लोग जो श्वसन करते हैं फेफड़ा के माध्यम से करते हैं, और शरीर की सतह से जो श्वसन करता है ना, केचुआ करता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानव श्वसन तंत्र में होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ श्रवण यंत्र, या फिर श्वास नली, या फिर फेफड़ा, और ऑप्शन डी में आपका दिन में से सभी। तो दोस्तों, मानव श्वसन तंत्र में जो होता है ना, फेफड़ा यानी कि लंग्स होता है। यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर कोशिका द्रव्य में, या फिर हरित लवक में, या फिर कोशिका झिल्ली में। तो दोस्तों, अवायवीय श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, अवायवीय श्वसन जो है ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक को कहा जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया यकृत को, या फिर प्लीहा को, या फिर हृदय को, या फिर अमाशय को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आरबीसी का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक जो है ना, प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि शीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ पेस सेटर, या फिर पेस मेकर, या फिर हृदय लेख, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें सभी। तो दोस्तों, शीरा आलिंद छिद्र को जो है ना पेस मेकर कहते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये पेस मेकर जो है ना, ये हृदय के धड़कने के लिए उत्तरदायी होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के काफी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हाइपोटेंशन, या फिर हृदयघात, या फिर हाइपरटेंशन, और ऑप्शन डी में आपका दिया पक्षाघात। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को हम लोग जो है ना हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये हाइपरटेंशन जो है ना बहुत ही खतरनाक रोग है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसे जो है ना ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया यकृत को, या फिर प्लीहा को, या फिर मज्जा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्लीहा में पुराने आरबीसी जमा होता है, इसे ही रक्त बैंक कहा जाता है। प्लीहा में क्या होता है कि पुरानी रेड ब्लड सेल्स जमा होता है, इसी को हम लोग रक्त बैंक कहेंगे। यहाँ पे मेरा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए में आपका जो 0.1 सेकेंड या फिर 0.3 सेकेंड या फिर 0.8 सेकेंड या फिर 0.5 सेकेंड। तो दोस्तों एक हृदय चक्र में जो है ना लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। ऑप्शन ए में आपका दिया 120 mmHg या फिर 150 mmHg या फिर 90 mmHg या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब होता है ना 120 mmHg होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्वेश्चन से है कि एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है। यानी कि जब एटीपी टूटता है तो उच्च ऊर्जा किसके द्वारा निष्कासित होती है, किससे होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अकार्बनिक फॉस्फेट से या फिर जल से या फिर CO2 से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा जो है ना अकार्बनिक फॉस्फेट से निष्कासित होती है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक एटीपी टूटने से लगभग जो है ना 30.5 जो है ना जूल ऊर्जा निष्कासित होती है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते ट्रेकिया, नाक या फिर कोलम या फिर फेफड़ा। तो दोस्तों मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है ना फेफड़ा है यानी कि लंग्स है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधे 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें जो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए ना सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों यहाँ पे जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना जो छात्रा अभी तो कुछ भी पढ़ाई नहीं किए ना तो अभी से पढ़ के अपने बोर्ड परीक्षा में क्रैश कोर्स के माध्यम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए में आपका दिया डायरिया या फिर टीबी या फिर निमोनिया या फिर बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों बीमारी जो है ना श्वसन तंत्र से संबंधित टीबी हो गया और ये निमोनिया हो गई, ये तीनों बीमारी जो है ना श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी और सी दोनों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अवायवीय श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन और ऑप्शन सी में आपका दिया दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इथाइल अल्कोहल जो है ना अवायवीय श्वसन से बनता है यानी कि में बनता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर क्या बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हाइड्राइड या फिर ऑक्साइड या फिर ए और बी दोनों नहीं और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों कुछ धातु हाइड्रोजन संयोग करके जो है ना हाइड्राइड बनाते हैं यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि धातुएं जल से अभिक्रिया कर क्या कौन सी गैस बनाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सीजन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातुएं जल से अभिक्रिया करके जो है ना हाइड्रोजन गैस बनाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से ये कराए कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए में आपका भस्म या फिर क्षार या फिर लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातु के ऑक्साइड जल में घुल करके जो है ना क्षार बनाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको क्षार या फिर भस्म या फिर लवण या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों धातुओं के ऑक्साइड को जो है ना क्या कहा जाता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों धातुओं के ऑक्साइडों को जो है ना क्षार कहा जाता है यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन ए में आपको लोहा या फिर एल्यूमिनियम या फिर सोना या फिर पोटासियम। तो दोस्तों सोना एक ऐसा धातु है, ऐसा मेटल है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सोना जो है ना जल्दी संक्षारित नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में आपका दिया हो NaHCO3 या फिर Na2CO3 10H2O या फिर CaOH2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धोबिया सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना Na2CO3 10H2 होता है, यानी कि सोडियम डाइकार्बोनेट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों खाने का जो सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहेंगे NaHCO3 कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्वेश्चन से कि खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका देखिए क्लोर अल्कली विधि या फिर अमोनिया सोडा विधि या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा जो है ना अमोनियम सोडा विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20वें प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्लीय या फिर क्षारीय या फिर उदासीन या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों टूथपेस्ट जो होता है ना टूथपेस्ट ये क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं ना सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में आपका दिया ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी या फिर ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्वसन जो है ना यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22वें प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट जब बनता है ना इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि हमारा देश प्रति वर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 5,000 ट्रिलियन। ऑप्शन ए में आपका दिया 5,000 ट्रिलियन KWH या फिर 50,000 ट्रिलियन KWH या फिर 500 ट्रिलियन KWH और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा देश हर साल जो है ना लगभग 50,000 ट्रिलियन KWH ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवरक्त विवर्ण या फिर पराबैंगनी वर्ण या फिर ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य के विकिरण को जो है ना हम लोग अवरक्त विकिरण कहते हैं, यानी कि अवरक्त वर्ण कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बैंगनी वर्ण से कम के विकिरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवरक्त वर्ण या फिर पराबैंगनी वर्ण या फिर नीला वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे बैंगनी वर्ण है ना, तो बैंगनी वर्ण से कम विकिरण के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं पाराबैंगनी। पारा हो जाएगा यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, यानी कि पाराबैंगनी विकिरण कहते हैं या फिर क्या कहते हैं पाराबैंगनी वर्ण कहते हैं। यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन ए में आपका पवन या फिर कोयला या फिर जल या फिर सूर्य। तो दोस्तों ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत जो है ना कोयला है, क्योंकि कोयला का भंडार सीमित है। आने वाले समय में जो है ना कोयला समाप्त हो जाएगी, पृथ्वी से खत्म हो जाएगी।
अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि यहाँ पे कौन बताना है कि कौन ऐसा स्रोत है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, बायोगैस हो गया, ये तीनों जो है ना अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, लेकिन प्राकृतिक गैस जो है ना ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। ये जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए में आपको दिया ग्रह या फिर चंद्रमा या फिर सूर्य या फिर कोयला। तो दोस्तों सभी जीव जंतुओं के लिए जो ऊर्जा का जो अंतिम और लास्ट सोर्स होता है ना सूर्य यानी कि सन होता है। सूर्य से जो है ना कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है, तो दोस्तों विटामिन डी की प्राप्ति होती है, उसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। ऑप्शन ए में आपको फ्यूज तार से या फिर शॉर्ट सर्किट से या फिर उच्च धारा प्रवाह से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घर में जो इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई होता है ना और इलेक्ट्रिक करंट से जो दुर्घटना होता है ये जो है ना लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया ऊष्मीय या फिर चुंबकीय या फिर रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जो है ना उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों ये जो है ना विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है। ऑप्शन ए में आपका दिया जूल या फिर किलो घंटा वाट या फिर अर्ग या फिर वाट। तो दोस्तों एक दूसरे से अलग कौन है, किलो यहाँ पे अर्ग यानी कि अर्ग जो होता है ना ये अर्ग किसका ऐसा मात्रक होता है, ठीक है, कार्य का जो सीजीएस मतलब कार्य का जो सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है ना अर्ग होता है, इसलिए ये जो है ना थोड़ा डिफरेंट है। इनके अलावे जूल हो गया, प्रति घंटा हो गया, किलोवाट घंटा हो गया और वाट हो गया, ये जो है ना ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। लेकिन ये सीजीएस में जो ऐसा यूनिट नहीं है बल्कि अर्ग जो है तो होता है ना ये सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। ऑप्शन ए में आपका वाट या फिर वाट प्रति घंटा या फिर यूनिट और ऑप्शन डी में आपका में से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है ना यूनिट है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया विद्युत में तार में या फिर उदासीन तार में या फिर किसी में भी नहीं, किसी में भी, और ऑप्शन डी में आपको दिया किसी में नहीं। तो दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में जो फ्यूज को लगाया जाता है ना किस में लगाया जाता है, तो दोस्तों विद्युत में तार से लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में आपको फैराडे ने या फिर मैक्सवेल ने या फिर एम्पियर ने या फिर फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो की थी ना फैराडे ने की थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका जनित्र या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर या फिर मोटर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को हम लोग जनरेटर कहते हैं, यानी कि जनित्र कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफी महत्वपूर्ण है 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्वेटिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं और ये सभी प्रश्न आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न क्वेश्चन है। बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हो बहुत देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना हर्ट्ज होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया 100 हर्ट्ज या फिर 40 हर्ट्ज या फिर 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह जो होता है ना कितना वोल्ट पर होता है। ऑप्शन ए में आपका 220 वोल्ट
वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है, या फिर 12 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है, या फिर 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, या फिर 20 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो दोस्तों हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होता है ना, ये आपका 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्विच लगाए जाते हैं, यानी कि स्विच जो है ना किस में लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया और ठंडे तार में, या फिर गर्म तार में, या फिर भूयोजित तार में, या फिर इनमें से सभी में। तो दोस्तों स्विच जो है ना ये हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि दिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है ना क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, फिर परिवर्तित नहीं होता है, फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी अतिभारण होता है यानी कि ओवरलोडिंग होता है, तो इस समय में इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यूज होता है ना बहुत अधिक इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस के क्रैश कोर्स को देख चुके हैं, और इस क्रैश कोर्स में हम लोग अति महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो बहु देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड यहाँ पे आप लोगों को साथ में भी बताना है कि 40% में से पहले से आप लोगों को कितना क्वेश्चन का राइट और सटीक आंसर पता था, इसका जवाब आप लोग इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बताइए। और इनके साथ साथ जो है ना इस SW क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका भी जवाब जो है ना इसी वीडियो में आप लोग को फटाफट से कमेंट करके बता देना है। तो ये आपका SW क्वेश्चन हो गया कि प्रोटीन का पाचन शुरू होता है ग्रास नली में, या फिर अमाशय में, या फिर ग्रसनी में, या फिर अंगनाशय में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसी वीडियो में आप लोग जो है ना फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।